हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दत्त एजुकेशन में। दोस्तों 18 सितंबर को हुए सीजीटीईटी के एग्जाम का पेपर 1 का सोल्यूशन लेकर हम आपके साथ मौजूद हैं। तो ये पार्ट जो पेपर जो सोल्यूशन जो आपको मिलने वाला है, कुछ पार्ट से मिलने वाला है। तो अभी शुरुआत हम करने वाले हैं इसके एनवायरनमेंट के साथ में। तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि आपने किस किस क्वेश्चन को क्या क्या आंसर दिया हुआ है और क्या आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे कि आप इस एग्जाम में कितना मार्क्स अचीव करेंगे और क्या आप कट ऑफ क्रॉस कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि इस पेपर के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है और किस रेंज पे आप हैं और उस रेंज पर क्या आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल है या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं, हम और मैम दोनों मिलकर चालू करते हैं एनवायरनमेंट का पार्ट और देखते हैं कि आप इसमें कितना बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है। तो शुरू करते हैं मैम। जी बिल्कुल। तो पहले क्वेश्चन से हम चालू करते हैं। तो 121, क्योंकि हमें जो पार्ट 5 है एनवायरनमेंट का उससे डील करने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस आपके 121 से लेके 150 तक पूरा जाएंगे। तो 121 क्वेश्चन बोल रहा है, एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है द डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। तो क्या करते हैं ये? एक ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, कि इनऑर्गेनिक को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे। जस्ट देखिए ए और सी जो है ये दोनों ऑपोजिट है। और डी बोलता है डू नॉट ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो आंसर है ये रहेगा आपका ए। ठीक है, जो कि आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। यहाँ पे लगे टिक से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज हाँ। मत होइएगा, क्योंकि ये जो टिक होगा ये उन्होंने किया जिन्होंने पेपर को दिया होगा। तो जिनसे हमने स्कैन किया हुआ है पेपर को, तो वहां पर ये वाला पार्ट उन्होंने किया था। जहां भी ब्लू आपको येलो टिक दिखाई देगा वो येलो टिक बिल्कुल सही रहेगा। वो हमारा कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थों में बदलने का काम होता है किसका? अपघटक का। इकोसिस्टम में ऐसा काम ये होता है। और जाहिर सी बात है कि हम अगर डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसको हम सिंपलर फॉर्म में लेकर आ रहे होंगे, या फिर उसको हम कॉम्प्लेक्स तो हटा ही रहे होंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो हट जाएगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर नहीं होगा। ये वाला जो पार्ट लिखा है ना कि जटिल रूप में बदलता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, कैंसिल हो जाएगा। और कार्बन इसको क्या बोल रहा है? कार्बनिक को अकार्बनिक में। ठीक है, ये अकार्बनिक को कार्बनिक बदलने की बात हो जा रही है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करने की बात हो। डिकम्पोज करना मतलब उसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, ताकि वो इजी वे पे सॉल्युबल या डिसॉल्व होता चला जाए जैसे के साथ में। तो आपको ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा अपने एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? आपको बताना है कि फिजिकल कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे अगर फिजिकल कंपोनेंट की बात होती है तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर है ना, तीनों ही कहीं ना कहीं आपके फिजिकल कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट और रिवर, ये तीन आपके फिजिकल कंपोनेंट्स में आते हैं, लेकिन जो फंगस है वो आपका फिजिकल कंपोनेंट में नहीं ठीक है, आता तो आर्द्रता, जलवायु और नदी की बात करते हैं तो संबंधित क्या हो जाएगा कि आर्द्रता आपको दिख रही, ह्यूमिडिटी कहीं ना कहीं उसमें भी वेपर्स मिले रहते हैं। जलवायु की बात करते हैं तो ये एटमॉस्फेयर पे आ जाएगा, और ये वाला पार्ट अगर देखें तो ये हाइड्रोस्फीयर पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। तो ये सब चीजें फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, फिजिकल कंपोनेंट के अंदर पे आता है। लेकिन ये जो कवक है, ये जो कवक है, फंगस है, ये नहीं आता। तो इसमें जो आंसर होगा सही वो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the best suited to enhance the appropriate behavior of the students? इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो क्या बोला जाएगा? ध्यान ना देना मतलब इग्नोरेंस, स्ट्रिक्टनेस, रिवॉर्ड और प्रेज मतलब पुरस्कार और प्रशंसा। तो इसकी बात अब क्या करेंगे यार? देखो इसमें जो आंसर लिखा है उसको ठीक से देखते हैं, बट उनके व्यवहार को, उनकी चीजों को और बेहतर करने के लिए, क्योंकि अगर आप बच्चे को डांट दोगे तो वो आपसे कहीं ना कहीं पे नाराज हो जाएगा और वो अपने आप को ना गिल्ट फील करेगा, मैं गलती मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं ठीक नहीं हूं, मतलब मैं वीक हूं, मैं कमजोर हूं, तो वो ध्यान नहीं देगा। ठीक है, आप उसको ध्यान नहीं दोगे तो भी क्या हो जाएगा? वो इग्नोर्ड फील करेगा, तो आपसे पूछेगा भी नहीं। तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। दूसरा पार्ट सख्ती करना। आप अगर किसी चीज को कमजोरी अगर आ रही है तो उसमें आप सख्ती मत दिखाइए, आप उससे नॉर्मल वे पे प्यार से उसको क्या करो, आप उसको एनकरेज करो। तो अगर आपको उसके व्यवहार में वृद्धि करनी है तो सबसे उपयुक्त क्या होगा? उसको पुरस्कार देना। आप देखिए जो बेहतर करता है उसको पुरस्कार देते, क्यों? ताकि वो जज्बा, वो मोटिवेशन बना रहे अगली बार और बेहतर करने के लिए। आज अगर थर्ड आया या फोर्थ आया तो कल को वो और कोशिश करेगा कि यार मैं फर्स्ट भी आ जाऊंगा। तो उसको ना वो एक लत लग जाती है, नशा हो जाता है। तो इसीलिए ना पुरस्कार देना एक सबसे बेस्ट वे होता है किसी को भी उसकी बिहेवियर को एनहांस करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला 124। चलिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड सोशल इंटरेक्शन।
ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ये है ए, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ठीक है, जो कि सॉरी प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव चीज हो जाती है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, इसीलिए इसको यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं क्योंकि करेंगे। एक अलग नजर से देखें तो आपको आंसर जैसे बच्चे ने टिक किया होगा तो उसकी सोच में क्या आ रहा होगा, स्कूल खोलने की बात होगी। स्कूल से आप कैसे नेचुरल, चलो सोशल इंटरेक्शन तो समझ में आ गया, नेचुरल इंटरेक्शन कैसे होगा तो ये समझ में नहीं आया, तो उसने क्या किया, उसको टिक मार दिया होगा। और मैक्सिमम लोगों ने उसको टिक मारा भी होगा, क्योंकि पेड़ काटना, हाँ इंटरेक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं पे, बांध बनाना नेचुरल भी है, सोशल इंटरेक्शन भी हो रहा है, खुदाई करना, माइनिंग करना, ये भी आपका नेचुरल सोशल इंटरेक्शन भी होता होगा। ये सोचकर उसने क्या किया, स्कूल बनाना एक कंस्ट्रक्शन वाला वर्क हो रहा है जहाँ पर सोशल इंटरेक्शन तो है बट नेचुरल नहीं नजर आता। लेकिन अगर देखें पॉजिटिव वे पे तो ये वाला पार्ट दिख रहा है, पेड़ काटना, इससे आप एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। बांध बनाने से आपने पानी को रोका, लेकिन उससे क्या कर रहे हो, बिजली पैदा कर रहे हो, कुछ आसपास के गांव में इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दे रहे हो। स्कूल बनाना एक पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है मतलब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो नेचुरली और सोशली वो क्या होगा, इंटरेक्शन वहां पर बना रहेगा। आप माइनिंग करते हो, आपके पास मिनरल्स बहुत सारे हैं ना, तो उसकी खुदाई करोगे तभी बाहर निकल कर आएंगे, और तराश के उसको ही तो आप फिर यूज करोगे अपने बहुत सारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो इसका जो आंसर होगा कटिंग डाउन द ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, क्योंकि जो नेगेटिव ऑप्शन है उसे आपको हटाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। मतलब आपसे उसे प्रैक्टिकल ऐसे मत देखो, आपको जब भी आगे भी आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें अगर नेगेटिव ऑप्शन है तो वही आपका आउट होने वाला है। इंटरेक्शन इट मींस पॉजिटिव रिलेशन, Positive सिम्बायोटिक interaction रिलेशन जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, पेड़ काटने से नेगेटिविटी, नेगेटिव चीज हो रही है, कहीं ना कहीं आप हार्म कर रहे हो, गेन नहीं कर तो रहे रिलेशंस हमेशा आपके पॉजिटिव होने चाहिए। हो। 120 Which of the following statement are correct about the constructivist approach? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में एकदम सही है। बताइए क्या लगता है आपको, इसका आंसर क्या रहेगा? Learning is the process of the rote memorization. Social interaction is important in learning. Learning occurs through stimulus and responses. Punishment is crucial for constructing knowledge. देखिए, सीखना रटकर याद रखने की प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं। सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है। ज्ञान निर्माण के लिए दंड महत्वपूर्ण है। पहली बात तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे गायब कर देंगे, भाई तुम तो चला जाओ पहले, बिल्कुल ठीक है। कि पनिशमेंट जो रहती है वो क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, वो कंस्ट्रक्टिव नहीं होता और बल्कि नॉलेज बर्बाद होती है। इसके अलावा ए भी आपका कट जाएगा भैया, रट कर याद करना इज नॉट लर्निंग। ठीक है, ये भी कोई मतलब का है नहीं, तो ये भी आपका पार्ट हट गया। अब बचा आपका बी और सी कि ये दोनों में से यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, जब भी बात होती है लर्निंग की, तो लर्निंग कभी भी एक तरफा नहीं होता, दोनों साइड से होता है ना। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, सीखना उद्दीपन करना और अनुक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या रहेगा, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। आपको रिस्पॉन्स भी करना है ना, सिर्फ सीख के क्या करोगे नॉलेज को, आपको उसको यूज भी करना है। जो पढ़ते हैं क्या हुआ, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, मैंने उनसे सीखा, मैम ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, इन्होंने मुझे कुछ टॉपिक के बारे में मुझे शेयर कर दी नॉलेज अपनी। जब नॉलेज शेयर कर दी मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन मेरे मन में सवाल भी तो पैदा होंगे। जब मैं रेस्पॉन्ड करूंगा तो वो बेस्ट वे ऑफ लर्निंग हो जाती है। Exactly. तो मैंने सिर्फ सुन लिया और मेरे डाउट मेरे मन के अंदर भी रह गए, तो फिर उसको नॉलेज में एनहांस करना लर्निंग उसको नहीं कहा जाता। लर्निंग मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आपके पास होने चाहिए। आगे बढ़ो। Okay. When did the Dowry Prohibition Act came into force? ये completely factual question है, तो यहाँ पर आप कोई चीज अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस वक्त पे ये जो डावरी प्रोहिबिशन, क्योंकि हमारे जो समाज की बात करते हैं तो वहां पर डावरी जो था वो एक ट्रेंड है, आज भी है बहुत जगह पर, लेकिन वो चीज कम हो गई। लेकिन उसको मना किया गया, डावरी ठीक बात नहीं है, लेकिन उसको बोलने से तो काम होगा नहीं। जब तक आप कह दोगे तो लोग कोई मानेंगे नहीं आपकी बात, जब तक आप उसमें पनिशमेंट या दंड लगा दो। तो दंड लगाने के लिए, प्रोहिबिशन करने के लिए उसके लिए एक एक्ट बनाया गया, जिस तरीके से सती प्रथा लाई गई थी। बोलने से नहीं हुआ था बंद, लेकिन उस पर जब कानून बना, क्राइम उसको डिक्लेयर कर दिया गया, तब जाकर वो बंद हुआ। तो ये जो आया था जुलाई 1961 में आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को यहाँ पे लाया गया है ना। आगे बढ़ते हैं। Which statement about the environmental textbook is correct? पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन से कथन बिल्कुल सही है? तो the definition should be included in the textbook. It provides the children opportunities for explore, have more factual information, have exercises that promote critical thinking. पाठ्य पुस्तकों में परिभाषाओं को शामिल किया जाए, बच्चों को खोज के अवसर दो, तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता होगी और साथ में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाला अभ्यास हो। नहीं, देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा आपका स्टूडेंट्स, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी।
अगर आप लोग ऑप्शंस को देखोगे यू विल फाइंड कि ये 3 आपके पॉजिटिव ऑप्शंस में जाने जा रहे हैं, लेकिन जो डी है ये आपका पूरा नेगेटिव वे में आ जाता है कि भैया क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, कि आलोचनात्मक अभ्यास यहाँ पे होना चाहिए, है ना, उसको मतलब बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी। ए, बी और सी ये तीनों चीजें एकदम सही है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एज इन कोई एक्सरसाइजेस उस बुक के अंदर में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर से टिक कर दीजिए ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128, under which assessment tools do teachers collect and record information about the child's learning progress? शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चों की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं? तो कौन सा होगा? चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल और एंसीडोटल रिकॉर्ड, मतलब जांच सूची, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण पैमाना या उपव्याख्यात्मक अभिलेख। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स ये होगा बी, पोर्टफोलियो, ठीक है, एकदम सही। असेसमेंट मतलब पोर्टफोलियो में क्या होगा? सारी डिटेल, मतलब कब कितने मार्क्स, कौन से एग्जाम, अटेंडेंस, क्लास टेस्ट, परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स, सारी एक्टिविटी को काउंट करते हैं। तो उसका एक चार्ट रेडी होता है, एक अलग से एक पेज होता है जिसपे उसकी पूरी डिटेल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो से बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आंसर एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरीज आर यूज्ड एज पेडागोगी इन एनवायरमेंटल स्टडीज, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड? पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, इस संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? ऑप्शंस दिख रहे हैं। इमेजिनेशन पावर इज डेवलप्ड इन चिल्ड्रन, एकदम सही है। increases concentration in the children, children have knowledge of history, children are not active in the class। तो देख के ही आप लोग इस क्वेश्चन का तो आंसर ऐसे ही बना सकते हो कि जो भी नेगेटिव ऑप्शन है उसको आपको यहाँ पे सीधा हटा देना है, ठीक है, कि यार चिल्ड्रन एक्टिव नहीं रहते हैं क्लास में, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऑब्वियसली यार कोई बहुत अच्छे से पढ़ाएगा एकदम तरीके से तो बिल्कुल एक्टिव रहेंगे बच्चे, है ना। तो डी हटा दीजिए, और जैसे अगर आप डी हटाएंगे एक पार्टी का नेगेटिव कैंसिल हो गया। हाँ, तो इससे रिलेटेड दो ऑप्शंस तो आपके गायब हो गए, तो यहाँ पर डी है तो इसको तो कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब ए और सी या ए, बी, सी, तो बी को देख लेते हैं। इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन इन चिल्ड्रन, बिल्कुल इससे बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन में भी वृद्धि होगी, तो आंसर आपका होगा ए, बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर ए, हाँ, ए, बी एंड मतलब बी भी करेक्ट है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन एग्जैक्टली, तो ऑप्शन नंबर तीनों यहाँ पे आपका आंसर एकदम करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द एनवायरमेंटल स्टडीज, में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? देखिए, ठीक है, आपको पूछ रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा है। पहला, आस्किंग चिल्ड्रन टू सॉल्व द क्वेश्चन गिवन इन द lesson, explain the new terms given in the lesson, asking children to draw the picture, get the children to do the activity and record the observations, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है। रचनात्मक, ठीक है, मतलब कि कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज बोल सकते हैं, कुछ ऐसी चीज जो काफी इंटरेस्ट दे बच्चों को। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है डी, कि भैया देखिए क्या है, ओके, आप उनको टर्म्स दे दोगे वो याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, आप उन्हें क्वेश्चंस दे दोगे वो उसको सॉल्व भी कर देंगे, सब सही है। पिक्चर एक ड्राइंग बुक में बनाना और उस चीज को एनवायरमेंट के साथ में प्रैक्टिकली रिलेट करना बहुत अलग चीज होती है। तो अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को देखूं तो क्या बोल रहा है? गेट द चिल्ड्रन टू डू द एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस, कि भैया प्रैक्टिकली आप उस चीज को कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और फिर जो भी ऑब्जर्वेशन है उसे आप रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा डी, सर इसको टिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। तो अगला क्वेश्चन कहाँ पे चला गया भाई? ये रहा क्वेश्चन का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन इन एनवायरमेंटल स्टडीज क्लास इज, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू डेवलप कन्वर्जेंट थिंकिंग इन चिल्ड्रन, to develop divergent thinking in children, to develop listening skills in children, to develop speaking skill in children। बच्चों में अभिसारी चिंतन का विकास करना, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना, बच्चों में सुनने के कौशल का विकास करना, बच्चों में बोलने कौशल का विकास करना। बात अगर हम करेंगे ना एनवायरमेंट की बात करें, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अध्ययन कौन सा कर रहे हो आप कर रहे हो एनवायरमेंटल स्टडीज कर रहे हो। टू डेवलप कन्वर्जेंट थिंकिंग इन चिल्ड्रन, कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब क्या हो जाती है? सारी चीजें जो है ना वो मिक्स अंदर आ जा रही है, कन्वर्ज कर इकट्ठे हो जा रही है, मतलब क्या हो जाती है? अभिसारी।
तो कन्वर्ज नहीं होने वाला, उसको बिल्कुल ही काट दो। डेवलप डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब जब आप जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर आप एनवायरनमेंट की बुक पढ़ रहे हैं, उसमें टॉपिक आ गया पोल्यूशन, प्रदूषण, तो आपने क्या पढ़ा, सॉइल पोल्यूशन देखा, नॉइज पोल्यूशन देखा, एयर पोल्यूशन देखा, तमाम तरह के प्रदूषण देखे, तो नॉलेज एनहांस हो गई। अब इसको क्या करोगे, आप डाइवर्ज करोगे, मतलब क्यों, मैं इसको अपने लाइफ में अप्लाई करूंगा, यार गाड़ी मेरी जो धुआं छोड़ रही है, मतलब ये कहीं ना कहीं पोल्यूशन क्रिएट कर रही होगी, तो आपकी जो नॉलेज है ना वो आपके अंदर सीमित नहीं रही, उसको आपने डाइवर्स भी करना चालू कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल आ सकता है ना। टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स, नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पूछ रहा है कि बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो उससे लिसनिंग स्किल थोड़ी नहीं डेवलप होगी, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे आपका सी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, भैया हम टीचर से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है, ये चीज जब हमें टीचर को सुनना होता है वहां पे आपकी लिसनिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होती है, ठीक है, तो सी भी नहीं होगा। टू डेवलप स्पीकिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप क्वेश्चंस फॉर्मल पूछो, इनफॉर्मल तरीके से पूछो, लेकिन स्पेसिफिकली इससे कोई भी आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं होंगी। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ये डेवलप कब होती है, जब आप कम्युनिकेशन स्किल पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर एनवायरनमेंट की जगह अगर आपने इंग्लिश या कम्युनिकेशन की क्लास अटेंड की होती तो वहां पर आपकी स्पीकिंग स्किल बेहतर हो सकती थी, बट यहाँ पर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा जो एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 131, तो ये होगा आपका, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब डैश में पूर्ण कर लेती है। तो वन रोटेशन जो है ये आपका कंप्लीट होता है 24 आवर्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, कि अर्थ जो है वो 24 आवर्स में पूरा का पूरा आपका रोटेट करती है खुद के उसमें, है ना, अपने एक्सिस में, वो ठीक है, ये हो जाता है, ये रोटेशन हो जा रहा है, ठीक है, ये गोल घूम रही है। और एक होता है रिवॉल्यूशन, जो चक्कर लगा रही है, किसके, सन के चक्कर लगाती है, उसको लगते हैं 365 दिन, तो ये वाला पार्ट है। और ये वाला पार्ट जो 24 घंटे, वो क्या होता है, अपनी ही एक्सिस में वो रोटेट हो रही है, घूम भी रही है, परिक्रमा भी कर रही है, और अपने एक्सिस में वो गोल गोल घूम भी रही है, तो इसी से दिन और रात होते हैं, और रिवॉल्यूशन से जो होते हैं वो मौसम बदलते हैं। तो हमें ये 24 एक्जैक्टली 24 आवर्स नहीं होता, 23 आवर्स कुछ मिनट होते हैं, 59 मिनट्स होते हैं, 50 मिनट्स होते हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन 24 लिखा है तो बेस्ट है, गुड टू गो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इन्होंने भी सही किया था, तो इनका भी मार्क्स बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the class of environmental studies, teacher called ginger a stem because आपको ये बताना है कि भैया एक कक्षा में, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कह दिया, स्टेम कह दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे स्टेम क्यों कहा गया, है ना। जो और भी बोल सकते थे भैया, उस पूरे प्लांट में आपके लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, रूट्स होते हैं, तो स्पेसिफिकली टीचर ने स्टेम क्यों कहा, उसका कारण है कि भैया जो आपका जिंजर होता है उसमें आपको नोड्स और इंटर नोड्स जो है ये मिलेंगे। अगर हिंदी में बात करें तो पर्व और पर्व संधियां जो है वो प्राप्त की जाती है एक अदरक में, एक जिंजर में। दैट्स द रीजन कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बी होगा, जो कि एकदम करेक्ट होगा। और ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, एकदम फैक्ट्स रिलेटेड है, तो ये आप बता सकते हैं आराम से। आंसर क्या रहेगा आपका, बी रहेगा। ये स्टूडेंट का भी एकदम सही है, पर्व और पर्व संधियां जो है वो प्राप्त की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The family play is an important role in environmental studies at a primary level because प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि it comprises wise people, family bond with children, it provided learning opportunity in real situations, family and school are related to each other। तो यहाँ पर परिवार में समझदार व्यक्ति होते हैं, श्योरिटी नहीं है, कभी समझदार भी होते हैं, कभी नासमझ भी होते हैं, हर तरह के लोग परिवार में मौजूद होते हैं। जब तक परिवार में डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक परिवार नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं कह सकते, ये मतलब उतना सुटेबल नहीं है। फैमिली बॉन्ड विद चिल्ड्रन, बच्चों से परिवार का जुड़ाव होता है, बट उस जुड़ाव से जरूरी नहीं कि उसको प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का अध्ययन करा दिया जाए। जुड़ाव होने से उसको तोहफे मिल सकते हैं, उसको पार्टीज मिल सकती है, लेकिन एनवायरमेंट मिल जाएगा क्या, नॉट वेरी श्योर। इट प्रोवाइडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन द रियल सिचुएशन, मतलब वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध कराती है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम बैठे हो, मौसम खराब हो गया, बारिश हो रही है, तो एक इंटरेक्शन हुआ ना कि बारिश हो रही है यार, इससे कुछ ना कुछ, गर्मी बहुत पड़ रही थी, बारिश हो रही है, क्लाउड्स की आवाज बाद में आती है, लाइटनिंग पहले होती है ना। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और रियल सिचुएशन में आप फिर उनका जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही है इन दी रियल सिचुएशन, रियल टाइम। गर्मी में, ठंडी में अलग सब्जियां आपको मिल रही हैं, खाने की चीजें अलग अलग मिलती हैं, बारिश हो रही है, ठंड आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से उस रियल टाइम के समय पर आप ना कुछ सीख रहे हो। तो वो वास्तविक जो स्थितियां होती है, जो रियल सिचुएशन होती है, वही आपको बहुत सारी चीज लर्न कराती है। फैमिली रिलेटेड टू ईच अदर, हाँ रिलेटेड टू ईच अदर है, बट उस रिलेशन का एनवायरनमेंट से कोई इम्पैक्ट नहीं है, फर्क नहीं क्योंकि आप फैमिली बोल रहे हैं ना स्पेसिफिकली, तो स्कूल तो और ये क्रूशियल चीज है एनवायरनमेंटल स्टडीज की बात।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था, इन्होंने बिल्कुल सही किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट आर द मिनिमम एजेस फॉर मैरिज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन इंडिया? भारत में लड़के और लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र क्या है? मिनिमम एज क्या है ना? तो आई थिंक ये तो बताने की जरूरत नहीं, बहुत लोग हो सकता है आप लोग वेट कर रहे हो कि आपकी शादी कब होगी। तो अगर आप लड़के हैं तो 21 साल तक ही रुकना है आपको, फिर हो जाएगी आपकी शादी। गर्ल्स आपको सिर्फ 18 ईयर्स रुकना है, उसके बाद में आप लोग मैरिज कर सकते हैं। आप में से बहुत लोगों ने अपने ऑप्शन ये टिक किए होंगे। हाँ। क्यों? क्योंकि 18 और 21 हाँ, देखते हैं ना, लड़की की एज 18 ईयर्स, लड़के की एज 21 ईयर्स, तो 18 और 21 ऐसे क्रम में आ जाता है। बट क्योंकि एग्जामिनर ने क्या किया, हल्का सा घुमाने की कोशिश करी, उसने पहले बॉय लिख दिया और फिर गर्ल लिख दिया, लड़के और लड़कियां लिखा हुआ है। तो लड़कों की एज 21 ईयर्स, लड़कियों की एज 18 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे एग्जैक्टली वो सीक्वेंस पर क्रम में बैठता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कंफ्यूज यहीं पे हो जाते, देखो कि 18-21 बढ़िया सही है, आगे देखने जरूरत ही नहीं, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, निकल जाना है, वो गलत कर देता। तो ऑप्शन नंबर वैसे स्टेटमेंट के हिसाब से ना इस पे दावा आपत्ति भी आ सकती है, उसका कारण यहाँ रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा, ठीक है। अगर वो वर्ड लिख देता है ना, तब उसका मतलब ये होता है कि हाँ स्पेसिफिकली आपको हाँ उसी क्रम में बताना है। यहाँ तो कुछ दिया नहीं है, तो अगर आप लोग कोई 18 और 21 पे डाल दिए तो भी चल जाता है, लेकिन एकदम अपन बोलेंगे तो अपन के हिसाब से उसका आंसर जो है वो बी ही आना चाहिए, एकदम सही वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मच्छरों से हाँ, डिजीज स्प्रेड कॉज्ड बाय द मॉस्किटोज आर, मच्छरों से फैलने वाले और होने वाले रोग कौन कौन से हैं? एकदम आसान है। टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, कुछ भी देखने की जरूरत चिकनपॉक्स, नहीं है। मीजल्स, पोलियो, बेरी रिकेट्स एंड पेलाग्रा, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तो ये सब चीजें न्यूज में रहती है ना, आसान क्वेश्चन न्यूज में रहती हुई है मतलब, और बचपन से ही जानते हैं कि भैया मच्छर काटेगा तो मलेरिया हो जाएगा, है ना। तो भैया मलेरिया आ गया तो उसको डाल तो सकते ही हो। इसके अलावा डेंगू, ठीक है, ये भी आप बोल दोगे कि वो भी आपका किसमें आएगा, मच्छर के काटने से होते हैं ये तीनों। और बहुत से एड्स भी आपने देखे होंगे, है ना, जो कि आता है कि आप लोग पानी को एक जगह पे भर के बहुत समय के लिए मत रखिए, नहीं तो उससे चिकनगुनिया, डेंगू मच्छर होंगे, मच्छर काटेंगे, डेंगू हो जाएंगे फिर। हाँ। क्योंकि अभी न्यूज में बीमारियां बहुत फैली हुई है, मंकी पॉक्स देखो, कोविड देखो, तो ये सब चीजें जो बीमारियां है ना, उससे क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही जाता है। ये जो कोलेरा की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, टाइफाइड की बात करते हैं, तो सब गंदे पानी से भी हो जाता है, आपके खराब खाने से भी चीजें हो जाती है। पोलियो की बात करो, मीजल्स की बात करो, चिकन पॉक्स की बात करो, तो सब क्या हो जाता है, वायरल डिजीज है, ठीक है, सब वायरस से हो जाता है। फिर बेरी रिकेट्स और पेलाग्रा, ये सब विटामिन की कमी से होता है। बेरी की बात करें तो आई थिंक विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से हो जाता है ना, वैसा। तो मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ठीक है, बुखार आएगा मच्छर काटने से, और मच्छर काट के आपको परेशान कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन बताइए। खाद्य श्रृंखला के सही क्रम, एकदम सही तरीके से बता सकते हो। कौन सा होगा? ग्रास, फॉक्स और रैबिट, मतलब एक क्रम ना, पहले इसने इसे खाया, फिर इसने इसे खा लिया। तो ये तो मतलब ये तो लाइफ का मतलब एक तरीके से रूटीन ही है, इसको तो आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये एकदम आसान है, आराम से आप बैठ के कोई भी बना सकते हैं। तो ग्रास तो सभी में आ गया, हाँ भाई घास तो सभी खा रहे हैं इसमें बैठ के, घास से सभी खा ले रहे। अब घास को क्या लोमड़ी खा रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो मान लिया खाती भी है। क्या लोमड़ी को खरगोश खा लेगा क्या? पागल हो गया, ऐसा तो ना होता। वो कमजोर सा बेचारा, वो छोटा जानवर क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। ग्रास को, सांप तो घास खाता नहीं है, सांप और शेर कभी चलो मान लो कि खा भी लिए, तो फ्रॉग तो स्नेक नहीं खाएगा ना, उल्टा है, बल्कि उल्टा हो जाता है, जो खाने जाएगा स्नेक खाता है, ठीक है, तो वो शिकार बन जाएगा यहाँ। हाँ। और इसने खा लिया रैबिट ने, ठीक है। अब शेर ने रैबिट, सही है, ये सही है, ये एकदम करेक्ट आपका जवाब यहाँ पे हो सकता है। तो क्योंकि अगर एक बार डी भी देख लेते हैं, ये वाला हो सकता है। हाँ। घास, चलो लोमड़ी तुम्हारी घास खा भी रही है, लेकिन उस लोमड़ी को, उस चालाक लोमड़ी को क्या हिरन खा सकता है? नहीं, हिरन सिर्फ भाग सकता है, ठीक है। तो हिरन तो नहीं खा रहा, हिरन वैसे वेजिटेरियन है, तो वो वेजिटेरियन, तो नॉनवेज तो नहीं खा रहा, तो वैसे भी कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट का क्या कैंसिल हो गया। शेर की बात करते हैं, वैसे शेर को रैबिट पसंद नहीं है, बट फिर भी वो खा लेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है उसके पास, तो क्या ही करेंगे, ठीक है। भूखा शेर। आपने ये कहानी सुनी है कभी, शेर और रैबिट की एक स्टोरी है, ठीक है, काफी अच्छी, पंचतंत्र में पढ़ लेना उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। बता भी देना स्टोरी आपको, ठीक है। अगला, blood comes out of a person's gums, he feels tired, which disease can he have? एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, मसूड़ों से ना, ब्रश करो अच्छे से, महसूस होती है, या किस रोग का लक्षण है? एकदम सही, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके मसूड़ों से खून निकल रहा है मतलब कि नमक की कमी है, ठीक है। सी, विटामिन सी की कमी है, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ए, स्कर्वी, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे आपका जो आंसर होने वाला है ये होने वाला है तो ए। क्या आपके टूथपेस्ट में आपने नमक ब्रश है तो किया नहीं है नमक वाले ठीक से? टूथपेस्ट पे होगा तो आपको सर भी नहीं होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन ब्रश करने का एक तरीका होता है। ब्रश करने के लिए आप कभी ब्रश अप करते हो तो यूं 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 नहीं करते, ब्रश को आप हमेशा क्लॉकवाइज उसको आप यूं घुमा घुमा कर करते हैं, क्योंकि याद रखना ये जो एक मिथ है कि उस टूथपेस्ट से आपके दांत व्हाइट हो रहे हैं, तो ये एक गलत आपका एक मिथ, एक भ्रम है। उससे दांत में जो जम्स होते हैं वही निकलते हैं और कुछ भी नहीं, वही दांत को साफ रखते हैं। ठीक है, तो लोग घंटों उसको खसते रहते हैं, बहुत ताकत से खसते रहते हैं, उससे व्हाइट होते नहीं है, लेकिन एक वक्त बाद दांत और झड़ बल्कि जरूर जाते हैं, मसूड़ों में कमजोर हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। तो हाँ। ये ऑप्शन नंबर है फिलहाल इसके सही है। तो वो एकदम करेक्ट। वो ब्रश लेसन अलग से बाद में कर लेंगे, फिलहाल ये क्वेश्चन का आंसर ये था। अगला, चलिए, which of आगे the बढ़ते हैं। following is not recommended for environmental studies in NCF 2005? NCF 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है? Children's curiosity about the environment should be nurtured. Children's language skills should be developed. Health subject must be included in environmental studies. In classroom, teachers should give information about the environment to the children. तो देखिए NCF 2005 जो आया था यहाँ पे, तो इसके हिसाब से जो आपका आंसर होगा, आपको पूछ रहा है नॉट रिकमेंडेड, तो यहाँ होगा बी कि भैया चिल्ड्रन की लैंग्वेज स्किल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट अगर आप एनवायरमेंट स्टडीज कर रहे हो। लेकिन आपके पास मतलब चिल्ड्रन जो है इन्हें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए एनवायरमेंट के बारे में जानने के लिए। हेल्थ सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पर इंक्लूड करना ऑब्वियसली यार, क्योंकि कहीं ना कहीं एनवायरमेंट की वजह से हेल्थ जो है उसमें भी इश्यूज आते हैं कई बार, वो आपको यहाँ मालूम होना चाहिए। इसके अलावा इंफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली देगी यार टीचर, अगर आप एनवायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, एनवायरमेंट का ही सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें तो बट ऑब्वियस है कि टीचर्स जो है वो इंफॉर्मेशन आपको देंगे, है ना। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, चिल्ड्रंस लैंग्वेज स्किल्स शुड बी डेवलप्ड। तो यहाँ पे सर बी जो है ये आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइंस एंड सोशल साइंस हैव बीन अंडर एनवायरमेंट स्टडीज एट प्राइमरी लेवल, इट्स पर्पस इज। आपको ये बताना है कि भैया साइंस और सोशल साइंस अगर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है? टू रिड्यूस द लोड ऑफ द स्कूल बैग एंड, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऑब्वियसली बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार देखो अगर आप पढ़ा रहे हो ये सब्जेक्ट को तो ऑब्वियसली बुक कॉपी ले जाओगे, लोड तो बढ़ेगा, तो अब तो होगा नहीं। ठीक है, बोथ आर सिमिलर सब्जेक्ट्स, बिल्कुल नहीं, सोशल साइंस और साइंस बहुत अलग सब्जेक्ट्स, हमें भी पहले लगता था सेम होंगे लेकिन नहीं। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है कि बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, बहुत सारी चीजें होती है। इसके अलावा रिड्यूस द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो ये भी बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं हो सकता। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, टू अनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड हिज और हर एनवायरमेंट एज अ होल। ठीक है, साइंस के फॉर्म में या सोशल साइंस के फॉर्म में, लेकिन आपको यहाँ पे सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 141। Which of the following group is a primary consumer? आपको बताना है, प्राथमिक उपभोक्ता है। एकदम आसान है ये भी, है ना। ईगल एंड स्नेक, काउ एंड रैबिट, डियर एंड लायन, गोट एंड फॉक्स। तो जो यहाँ पे आपको वेजिटेरियंस दिख रहे हैं, ठीक है, वो आपके किस में आ जाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी दो बता दीजिए कि कौन से आपके यहाँ पे वेजिटेरियन है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें भी एक है, एक नहीं है, इसमें भी एक है, एक नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? बी। मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं स्वपोषी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, पेड़। अब पेड़ ने अपना खाना खुद बना लिया, ग्रो कर लिया, अब खाने के लिए कौन आएंगे? हेटेरोट्रॉप्स आएंगे। ठीक है, परपोषी आ जाएंगे, और परपोषी जब आ जाएंगे तो वो चीज जो खुद खाना बना के रखी उसे खाएंगे, और जो उसे खाएगा वो उसे खा लेंगे। तीसरे नंबर के तो कार्निवोर वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर ये जो गाय है ये भी घास खा रही है और पत्तियां खा रही है, खरगोश तो वही काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा, और बिल्कुल सही, इन्होंने जो टिक किया था वो भी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, विच स्किल इज मोस्ट डेवलप्ड बाय टीचिंग मैपिंग एट द प्राइमरी लेवल? प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास? एकदम आसान है, आप लोग खुद ही बताइए ना। आप लोगों ने भी सोशल साइंस में, ज्योग्राफी में खासकर मैपिंग की होगी, तो उससे क्या हुआ? क्या आपके कैलकुलेशंस इंक्रीज हुए? बिल्कुल भी नहीं। क्या ड्राइंग इंक्रीज हुई? नहीं, क्योंकि इंडिया का मैप तो मिल जाता था, तो ड्राइंग तो बनानी ज्यादा पड़ती नहीं थी। क्या मेजरमेंट? ना, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर होगा आपका सीधा डी, दैट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लोकेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। ठीक है, तीनों ही चीजें यहाँ पे आपको समझने में मदद होती है जब भी आप मैपिंग वाला जो कौशल है ये अगर आप अपने अंदर डेवलप करते
सकते हैं। मैपिंग की बात करो, अगर आप कहीं घूम भी रहे हो, जीपीएस खोलते हो तो जीपीएस में क्या होता है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है। डायरेक्शन भी बड़ा जरूरी हो जाता है आप सभी के लिए। आपको पता है कि स्थान कितना दूर है, कहाँ जाना है, कितना दूर है, किस दिशा में जाना है, इसके बिना मैपिंग पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीमा विल डिस्कस द रूट topic in the class of environmental studies. Which of these group of subject will she take to her class? रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इसमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएगी? ऑप्शंस है बीटरूट, पोटैटो, जिंजर, कैरेट, टर्मरिक, जिंजर, स्वीट पोटैटो, रेडिश और टर्मरिक, कैरेट, बीटरूट और रेडिश, चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर और मूली। तो अगर रूट्स की यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, कैरेट, बीटरूट और रेडिश, ये तीनों। ठीक है, हल्दी की वजह से ये तो हट ही जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो हल्दी सॉरी ये दो में टर्मरिक है तो ये तो पूरा पूरा हटा दो। ठीक है, बीटरूट, पोटैटो, जिंजर ये भी आपके रूट्स के अंतर्गत नहीं आएंगे, लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैरेट, बीटरूट और रेडिश। ठीक है, तो डी यहाँ पे आपका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो गीता इज द वाइफ ऑफ रमन, देव इज द ओनली ब्रदर ऑफ गीता, इफ रितु इज द डॉटर ऑफ गीता, हाउ इज देव रिलेटेड टू रितु? ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा बनाते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए, फीमेल्स के लिए नेगेटिव सिंबल का यूज करूंगी, मेल्स के लिए पॉजिटिव सिंबल का मैं यहाँ पे यूज करूंगी। ठीक है, तो बात हो रही है गीता, तो गीता कौन है भैया? गीता वाइफ है। अगर हिंदी में बोले तो गीता रमन की क्या है? पत्नी है। ठीक है, तो जी पत्नी किसकी है? रमन की, आर, ऐसा। तो इन दोनों के बीच मैंने इज इक्वल्स टू का साइन लगाया, मतलब ये लोग क्या है? आपके हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, ये चीज गीता और रमन ऐसे हस्बैंड वाइफ, हाँ, हस्बैंड वाइफ है, एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसा। नाउ देव इज द ओनली ब्रदर ऑफ गीता, तो ये पता चल गया कि भैया देव क्या है? ओनली ब्रदर, एक सिंगल भाई है किसका? गीता का। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी में चले गए, तो देव ब्रदर है ये भी पता चल गया, क्योंकि उससे ये मालूम चल गया कि कौन सी सेक्स का है, वो आपका मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो मैंने सिंगल लगाया, सिंगल का मतलब होता है भाई बहन हो गए या फिर आपके भाई बहन हो गए। ठीक है उसमें नेक्स्ट है यहाँ, अगर रितु इज द डॉटर ऑफ गीता, ठीक है, तो भैया डॉटर जो है ऑब्वियसली दो लोग लगेंगे तभी डॉटर बनेगी। ठीक है, तो रितु, आर को मैं नीचे सेकंड लेवल पे लेकर जाऊंगी, ये फर्स्ट लेवल हुआ पेरेंट्स का, बच्चे आ जाएंगे वो सेकंड लेवल पे आ जाएंगे, मतलब गीता और रमन। ठीक है, इस दोनों की बेटी जो है, अगेन बेटी है इसलिए मैंने नेगेटिव यहाँ पे डाला है, तो बेटी कौन है? ऋतु। ठीक है, अब आपको यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है देव जो है भैया वो ऋतु से कैसे रिलेटेड है। देखो उल्टा नहीं पूछा है, ऋतु देव से कैसे रिलेटेड है ये नहीं पूछ रहा है, देव जो है वो भैया ऋतु का क्या लगेगा? तो ये तो हम ऐसे ही बता सकते भैया मामा लगेगा। क्या लगेगा? मामा। मामा का मतलब क्या हुआ आपका? मैटरनल अंकल। एकदम आसान है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ भी नहीं था। रीजनिंग का मतलब एकदम ही सबसे घटिया क्वेश्चन में से एक माना जा सकता है इसको, है ना? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी, मामा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which of the following disease may be caused by stagnant water? आपको ये निम्नलिखित में बताना से है कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? रुके हुए पानी से हो सकती है पोलियो, रेबीज, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस। तो ये तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पहले देखा था कि कौन सी बीमारी किस चीज से हो रही है। तो रुके हुए पानी से क्या होता है? मच्छर पैदा होते हैं और उन्हीं मच्छरों से फिर बीमारियां फैलती है, चाहे वो डेंगू हो या फिर कुछ भी और मलेरिया हो। तो यहाँ पर क्या हो गया? मलेरिया इसका बिल्कुल सही जवाब, मलेरिया जो रहेगा उसका बिल्कुल सही जवाब। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 146, तो एनवायरमेंटल स्टडीज क्लास बिगिन with a few question. Which of the following statement is not the correct in context to ask a question? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? आपको ये पूछ रहा है कि भैया कोई भी क्लास सपोज कीजिए स्टार्ट हुई है, ठीक है, और टीचर ने शुरू में ही बोल दिया कि यार आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। सब पेन, पहला, द प्रायर नॉलेज ऑफ द चाइल्ड कैन बी ट्रेस्ड, कोई दिक्कत नहीं है, ओके फाइन, है ना भैया? नॉलेज पहले से पता होगा तो उसी के ऊपर तो क्वेश्चन लेगा ना। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन गेट्स अपॉर्चुनिटी ऑफ द थिंकिंग लर्निंग, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन अराउज द क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन, ये भी करेक्ट है कि भैया जो भी प्रश्न है बच्चों में क्या करेंगे? जिज्ञासा पैदा करेंगे। डी बोलता है थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू द टॉपिक, जो कि एकदम गलत। ठीक है, एज अ टीचर आप कभी भी ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि सीजी टेट का पेपर चल रहा है ना,
मतलब टीचर के स्किल्स कैसे हैं, राइट, ये चीज है। तो ऐसा नहीं है वो कि मैं अगर एनवायरनमेंट की टीचर हूँ, मैं आई पढ़ाने के लिए, मैंने बच्चों को एकदम कंसाइज कर दिया, ठीक है, उनके टॉपिक से या रेस्ट्रिक्टेड टू देयर थिंकिंग, तो ये एकदम गलत हो जाएगा, ये एक नेगेटिव ऑप्शन है। तो इस आपका जो जवाब होगा वो होगा बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इज नॉट करेक्ट। तो भैया ये बिल्कुल घटिया है, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं क्योंकि है। अगर आपने पढ़ते पढ़ते में नॉट या नहीं को स्किप कर दिया ना, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट देखोगे तो बिल्कुल सही है, मतलब सही पूछ रहे हो और सही दिख गया मुझे, पहले खुश हो जाओगे, मजा आज भाई पार्टी हो गई, टिक करे और निकल जाओगे। बट क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, प्रेशर के अंदर पे एग्जाम के टाइम पे आप ना नहीं वाले वर्ड पे स्किप कर देते हो, ये होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। इसलिए ना नॉट जब भी दिखे पेन पेपर वाले एग्जाम में, तो हमेशा उसको ना गोला कर दे करो, ताकि वो स्किप ना हो जाए आपसे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। हमें गलत खोजना था तो हमने उसको सही माना अपने क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 147, तो क्वेश्चन नंबर ये, चूज द करेक्ट ऑप्शन Even below mistakes made by children in class, okay, तो इससे क्या होता है, क्या उनकी लर्निंग प्रोसेस हाइंडर्स होती? बिल्कुल नहीं, बच्चे हैं बिल्कुल मिस्टेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती सीखने की। हेल्प्स द चिल्ड्रन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यस, ये एक ऑप्शन हो सकता है हमारे हिसाब से, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो सकता है। बाकी दो को भी देख लेते हैं। दिस इज अ साइन ऑफ वीकनेस इन लर्निंग, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। अगर कोई ऐसा टीचर सोच रहा है, मतलब एकदम ही गलत चीज है। प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर क्लैरिफाइंग चिल्ड्रन इनटू वीक एंड गिफ्टेड कैटेगरीज, बिल्कुल नहीं। और नेगेटिविटी में बच्चे चल देंगे जो शायद से उनके आगे बढ़ने की ग्रोथ को रोक दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इट हेल्प्स द चिल्ड्रन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो कमजोर और मजबूतों को अलग अलग कर दो तो फिर भी एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ना वो बहुत अलग किस्म की चीज हो जाती है। जो कमजोर है कभी ऊपर आ नहीं पाते, प्रतिभा उनके उत्पन्न नहीं हो पाती, ठीक चलिए है। लास्ट सीखने कमजोरी के परिपथ बिल्कुल भी ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन और बचे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 148, इन विच ग्रुप इज द फंगस प्लेस्ड इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन में वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? ऑप्शन कौन सा है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर और सेकेंडरी कंज्यूमर, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और द्वितीय उपभोक्ता। तो यहाँ पे फंगस जो है ये आपके डिकम्पोजर्स के अंदर में आएंगे, ठीक है, क्योंकि फंगस लग जाता है ना, खाना वाना बहुत समय के लिए रख दीजिए, 2-4 दिन बाद उसमें फफूंद लग जाती है ना, ये चीज। तो ये बिल्कुल डिकम्पोजर्स के अंदर में आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 149, बहुत डांट भी खाते हैं। ऑर्गन्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन इन लिविंग बीइंग्स आर एकदम आसान है। गिल्स, स्किन, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स, किडनी, लीवर। किडनी है तो वैसी का दो है ना। हाँ, गलफड़े, त्वचा, फेफड़े, छोटी आंत, फेफड़े, वृक्क और यकृत। तो जो रेस्पिरेशन मतलब रिलेटेड होते हैं वो कौन से होते होंगे? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं आंसर की, तो देखिए किडनी से आप कहीं नहीं सुनोगे कि रेस्पिरेशन हो रहा है, ओके हटा दीजिए, ठीक है। हाँ, स्किन से होता है रेस्पिरेशन, क्योंकि देखिए गिल से भी होता है, लंग से तो अपन करते हैं अपन, ठीक है। बाकी जानवरों की बात करें जैसे फ्रॉग की, तो फ्रॉग जो है वो स्किन से रिस्पायर करता है ना, फिशेस जो है वो गिल से करती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। आंसर क्या रहेगा आपका बी। बाकी किडनी, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन सब बकवास है, सब पढ़ना पीछे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके साथ ही सिर्फ एनवायरमेंट वाला पार्ट जो है सीजी टेट का, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा विद सॉल्यूशन। चलिए बताइए। Which of the following statement regarding the activity conducted in the classroom is incorrect? इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधियों के संबंध में गलत है? Activity can be done in the group only. Activity arouses curiosity. The teacher involvement in the activity should be minimal, and there must be an element of challenge in the activity. गतिविधि समूह में ही की जाती है, गतिविधि उत्सुकता जगाती है, गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए, गतिविधियों में चुनौती का तत्व मौजूद होना चाहिए। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ए। क्यों? क्योंकि वो आपका एक थोड़ा सा नेगेटिव टॉपिक की तरफ, नेगेटिव पॉइंट की तरफ जा रहा है। क्योंकि अगर मैं बी बोलूं तो एक्टिविटी से क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है, ऑब्वियसली एक्टिविटीज बच्चों के लिए होती है, तो टीचर इन्वॉल्वमेंट जो है उसमें मिनिमम होना चाहिए। पता चला टीचर भी खेले पड़े सबके साथ में, ऐसा नहीं, ठीक है। और डी बोल रहे हैं देयर मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ चैलेंज इन द एक्टिविटी। ऑब्वियसली यार एक्टिविटी हो रही मतलब कहीं ना कहीं चैलेंजेस इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन ए जो है ये एकदम करेक्ट गलत है कि भैया ये ग्रुप में ही होना चाहिए। सिंगल एक्टिविटीज भी पॉसिबल है और ग्रुप एक्टिविटीज भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ये अगर ये लिखा होता कि एक्टिविटी कैन बी डन इन ग्रुप ऑल्सो, तो समूह में भी कर सकते हैं ग्रुप एक्टिविटीज, तो क्या हो जाएगा? तो ओनली ये जो शब्द होता है ना, ये इस क्वेश्चन को इस स्टेट में गलत कर सकता था। अगर आप क्या बोलोगे कि न्यूनतम होनी चाहिए, बिल्कुल सही,
इन्वॉल्वमेंट कम होना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी टीचर के डेवलपमेंट में काम नहीं आ रही, बल्कि एक्टिविटी बच्चों की मानसिकताओं को, बच्चों की ग्रोथ में काम आनी चाहिए, उनकी सोच चेंज होनी चाहिए। तो वहां पर ये बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर ये केवल में ही लिखा हुआ है, अगर सिर्फ ये ही नहीं होता और की जाती बोला जाता तो ये बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ पे आपको ये वर्ड को ध्यान देना है कि ओनली लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो आंसर आएगा वो ए आएगा, क्योंकि हमें गलत होता है। तो ये रहे आपके एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। आई मीन आप में इसमें कोई भी कहीं पर शंका नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी कोई कहते विवाद नहीं होना चाहिए। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही थे और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको दिए हुए थे। उम्मीद करते हैं कि डिपेंड्स कि आंसर की में क्या आंसर्स आएंगे, उन्होंने क्या लिया, हो सकता है वो एक हाथ में ऊपर नीचे हो कोई चीज, ठीक है, तो वो आपको के चांसेस काफी कम है यहाँ पर, बट स्टिल आप बिल्कुल इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब को दिए गए। तो अपने मार्क्स कनेक्ट कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें अपने पार्ट बताइए एनवायरनमेंट में आपने आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। उसी के हिसाब से बाकी जो 5 पार्ट है उसका भी हम अभी सेशन लेकर आने वाले। तो अगले पार्ट के लिए हम बुलाएंगे अगले फैकल्टी को, तो वो आपको मिलेंगे यहाँ पर इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए भी। तो बने रहिए हमारे साथ में और मिलते हैं अगले वीडियो पे या फिर अगले टीचर के साथ में अगले सेशन पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।